बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीसीएनपी रूट के दूसरे लेक्चर के साथ उर्दू आईटी एकेडमी की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और हमारा दूसरा लेक्चर जो है सीसीएनपी रूट का वो है जी नेटवर्क डिजाइन एंड डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। अब अभी आपने एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन की स्टडी शुरू कर दी है, आप एक प्रोफेशनल लेवल की सर्टिफिकेशन को स्टडी कर रहे हैं। तो सीसीएनपी जिस भी बंदे के पास होगा, ही इज रियली अ पर्सन जिसको नेटवर्क का पता होगा, जिसे नेटवर्क की नाउ हाउ होगी, जिसे पता है कि नेटवर्क कैसे काम करता है, जिसे पता है कि नेटवर्क में कौन कौन से पीसीज हैं, कौन कौन सी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज मिलकर एक पूरा नेटवर्क कस्टमर का फॉर्म करते हैं। सीसीएनपी वो बंदा नहीं होगा जिसे चीजों का पता नहीं होगा या उसे ये नहीं पता होगा कि चीज को स्टार्ट कैसे करना है। इवन दो अगर उसे किसी चीज का नहीं पता, उसे ये जरूर आइडिया होगा कि वो कौन सी डायरेक्शन में जाके उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो सीसीएनपी के बाद आप इस लायक जरूर हो जाएंगे कि आप किसी भी नेटवर्क रिलेटेड टॉपिक को रिसर्च कर सकें, या आपको मेन मेन जो रूटिंग एंड स्विचिंग के टॉपिक्स हैं उनका आइडिया होगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो चुकी होगी कि आप जब एक कंपनी का नेटवर्क देखेंगे तो आपको उसमें समझ आ जाएगी कि अच्छा ये कौन सा रूटिंग प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे हैं, स्विचिंग साइड पे कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, स्विचिंग साइड पे कैसा डिजाइन है, कौन सी वीलैंस है, वीटीपी कैसे है, वीटीपी यूज हो रहा है या नहीं हो रहा, फायरवॉल कहाँ पे लगी है, इंटरनेट ब्रेकआउट कैसे यूज हो रहा है, सर्विस प्रोवाइडर पे कहाँ जा रहे हैं, कौन सा लिंक इस्तेमाल हो रहा है, वैन साइड पे कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं, लैन साइड पे कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं। तो ये सारा एक जो प्रोसेस है आप सीसीएनपी रूट के अंदर एक बहुत ज्यादा डिटेल में देखेंगे। इसलिए जब आप सीसीएनपी इटसेल्फ एक पूरी सर्टिफिकेशन जो कि रूट, स्विच और ट्रबल शूट का एग्जाम है, जब आप तीनों एग्जाम को पास करके आप सीसीएनपी राउटिंग एंड स्विचिंग आप जब कंप्लीट करेंगे तो आप एक नेटवर्क को देख के इजीली उसके पीसीज को एनालाइज कर सकेंगे, उसके पीसीज को देख सकेंगे। आपको पता होगा कि उस नेटवर्क में क्या क्या चीजें लगी हुई हैं और वो नेटवर्क कैसे काम कर रहा है। बिल्कुल इसी वजह से सिस्को ने भी क्या किया कि जब सिस्को पहले पहले क्या होता था कि आज से कुछ साल पहले सीसीएनपी राउटिंग एंड स्विचिंग के 4 एग्जाम हुआ करते थे, लेकिन फिर सिस्को ने उसके 3 एग्जाम कर दिए, राउटिंग, स्विचिंग और ट्रबल शूटिंग। और सिस्को ने क्या देखा कि नेटवर्क इंजीनियर्स को एक बहुत ज्यादा फोकस देने की जरूरत है टू वर्ड्स नेटवर्क डिजाइन एंड डॉक्यूमेंटेशन। ऐसा क्यों क्यों नेटवर्क इंजीनियर्स को नेटवर्क डिजाइन और डॉक्यूमेंटेशन की तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, उस पर आज हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। हम कुछ देखेंगे, कुछ ऐसी चीजें कि क्यों ऐसा जरूरी है कि नेटवर्क डिजाइन और डॉक्यूमेंटेशन किसी कंपनी के लिए क्या मायने रखती हैं, उस पर हम देखेंगे, आज बात करेंगे। अब नेटवर्क डिजाइन, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीजें क्यों जरूरी हैं, उसको समझाने के लिए मुझे आपको एक एग्जाम्पल देनी पड़ेगी, एक स्टोरी सुनानी पड़ेगी बॉब और बिल की। ये दोनों नेटवर्क इंजीनियर हैं, दोनों सीसीएनपी राउटिंग एंड स्विचिंग क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। देखते हैं कि फर्क क्या है। फर्क ये है कि जो बॉब है हमारे पास, वो क्या करता है कि लत से उसके पास एक इशू आया, एक ब्रांच में एक इशू हुआ, उनकी लैंड साइड काम नहीं कर रही, उनके एक साइड से दूसरी साइड पे पैकेट लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, या कोई भी इशू उसके पास आया। बॉब ने क्या किया, बॉब ने सबसे पहले किया कि उस इशू को आइडेंटिफाई किया। सो आइडेंटिफाई द इशू। बॉब ने उस पर थोड़ा टाइम लगाया, उसको इन्वेस्टिगेट किया, अच्छा जी इशू क्यों हो रहा है, क्या कोई लाइन में तो मसला नहीं है, केबल्स तो ठीक हैं क्या, डुप्लेक्स में तो कोई मसला नहीं है, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, कोई मिसमैच तो नहीं हुआ हुआ।
या देयर आर सर्टेन थिंग्स, मैं अभी कोई ट्रबल शूटिंग की तरफ आपको लेके नहीं जा रहा, पर जस्ट थिंक उसने इन्वेस्टिगेशन अपनी की, उसने पूरी एक ट्रबल शूटिंग की, उसने देखा कि क्या इशू है, उसने कोई ज्यादा बॉदर नहीं किया कि भी वो डॉक्यूमेंटेशन को देखे कि भी कनेक्शन कैसे हो रहा है, कैसा होना चाहिए, कुछ भी नहीं। उसने सिंपल बस उसे इशू पता चला, उसने जनाब शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ और शो की कमांड देख देख के उसने ट्रबल शूटिंग अपनी शुरू कर दी और इशू को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया कि भी इशू क्या है। उसको इशू पता चल गया कि भाई ये जो भी नेटवर्क में इशू था वो इशू उसको पता चल गया। उसने क्या किया, उसने उसका सॉल्यूशन इंप्लीमेंट किया। सो बॉब ने क्या किया, इंप्लीमेंटेड द सॉल्यूशन। अब जब बॉब ने सॉल्यूशन इंप्लीमेंट किया, उसने कोई बॉदर नहीं किया, कोई डॉक्यूमेंट नहीं किया कि भाई उसने सॉल्यूशन क्या इंप्लीमेंट किया, उसने क्या चीज करके उस चीज को फिक्स किया। अगर वो इश्यू दोबारा आ जाता है और बॉब लेट्स से ऑफिस में नहीं होता, तो वो सारी पेन से जो भी नेटवर्क इंजीनियर उस वक्त अवेलेबल होगा उसको उस सारी पेन से दोबारा गुजरना पड़ेगा, जो कि बॉब ने ऑलरेडी गुजर चुका है। तो इवन अगर बॉब खुद भी होगा तो कुछ अर्से तक उसे वैसे ही खुद ही नहीं याद रहा होगा कि उसने आज से 6 महीने पहले 8 महीने पहले क्या करके इस चीज को फिक्स किया था। या आई मीन सॉर्ट ऑफ लाइक दैट कि ऐसी अगर कोई भी चीज उसके पास आ जाती है तो बॉब का सिंपल एक ही तरीका है कि वो आइडेंटिफाई करता है इशू को और उसको फिक्स करके बस कहता है जी मेरा काम हो गया, मुझे तो इसके पैसे मिल रहे हैं कि भी मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं और उसको इंप्लीमेंट करता हूं। दाओ कि उसने अपनी लाइफ काइंड ऑफ लाइक डिफिकल्ट बनाई हुई है, क्योंकि वो कोई चीज डॉक्यूमेंट नहीं कर रहा है, कोई चीज लिख नहीं रहा है, कोई चीज देख नहीं रहा है और उसके पास कोई चीज अवेलेबल नहीं है, वो खुद भी कोई चीज डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन नहीं कर रहा। तो बस वो अपने जितने उसको पैसे मिल रहे हैं वो बस आइडेंटिफाई कर रहा है इशू को और बस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करके कह रहा है कि जी मेरी मेरी जॉब इधर पूरी होगी। ऑन द अदर हैंड हमारे पास ये एक और नेटवर्क इंजीनियर है जो इंशाल्लाह हम आपको बनाना चाह रहे हैं, बिल साहब। अब बिल क्या करता है, बिल के पास भी इसी तरह इशू आया। तो बिल ने क्या किया, बिल ने भी पहला काम वही किया बॉब की तरह, आइडेंटिफाई किया इशू को, आइडेंटिफाई द इशू, ये उसने पहला काम किया। दूसरा उसने काम क्या किया, उसने डॉक्यूमेंट्स को चेक किया, चेक द डिजाइन डॉक्यूमेंट्स। उसने डिजाइन में देखा कि भाई क्या ये इशू जो है किसी डिजाइन की वजह से तो नहीं आ रहा, क्या हमने कोई ऐसी चीज डिजाइन में ऐड तो नहीं की, क्या किसी और डिपार्टमेंट ने, पता चला वहां पे हमारा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट भी नेटवर्क पे काम कर रहा है, हमें पता ही नहीं है उस चीज के बारे में। बट जब नेटवर्क डायग्राम में देखा तो हमने कहा वो ये फायरवॉल हमने कब लगाई, कैसे लगाई, इस वजह से ये इशू आ रहा है। तो उसने सबसे पहले कहा, उसने कहा डिजाइन चेक करते हैं कि भाई ये सोल्यूशन काम कैसे करता है और क्या ये मसला आना चाहिए, अगर आ रहा है तो क्या डिजाइन में तो कोई मसला नहीं है। फिर उसने कहा क्या किया, उसे समझ आई मसला, उसने कहा कि अच्छा हाँ मैंने ये मसला पता चल गया मुझे क्या मसला है, डिजाइन में ये प्रॉब्लम है। फिर उसने प्लानिंग की, वो अपने बॉसेस के पास गया, बॉसेस को बोला कि भाई ये हमने एक फायरवॉल लगा दी है यहाँ पे, बट ये फायरवॉल की जो प्लेस है वो ठीक नहीं है, हम अगर इस फायरवॉल को यहाँ से उठा के दूसरी किसी और लोकेशन पे लगाते हैं, या लेट्स से उस फायरवॉल का जो कनेक्शन है वो उसकी बैंडविड्थ कम है, या फॉर फॉर एनी रीजन जो भी उसका मसला है, उसने मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन की और सारी प्लानिंग के बाद उसने पूरी डॉक्यूमेंटेशन करके एक प्लान के जरिए आया और उसने कहा कि अच्छा अब देखते हैं कि हम इसको कैसे आगे लेके जाते हैं। एंड देन आफ्टर सारी प्लानिंग करने के बाद उसने इंप्लीमेंटेशन की उस प्लान की। जो भी उसने प्लान बनाया, जो भी उसने कॉन्फ़िगरेशन बनाई, उसने पूरा टाइम स्पेंड किया, उसने पूरा अपना ध्यान दिया उस चीज के ऊपर, चाहे वो नेटवर्क की नई डिजाइनिंग थी या चाहे वो कोई ऑलरेडी से जो मसला हो चुका था उसको देखना था, कोई भी चीज थी, कोई भी इशू था, उसने प्रॉपर उसकी प्लानिंग की और फिर उस प्लानिंग के बाद
उसको इम्प्लीमेंट किया। एंड देन फाइनली उसने क्या किया कि उसने ये जितना काम किया उसने एक डॉक्यूमेंट के अंदर सारा मेंशन कर दिया। डॉक्यूमेंट के अंदर जब सारा मेंशन हो गया तो इसके लिए इन फ्यूचर जब भी कभी ये इशू आएगा या इससे रिलेटेड कोई और इशू आएगा तो ये खुद भी उस डॉक्यूमेंट पे जा सकता है देखने के लिए कि भाई मैंने क्या किया था लास्ट टाइम, या अगर इसकी जगह कोई और नेटवर्क इंजीनियर आ जाता है तब तक ये किसी अच्छी पोस्ट पे चला जाता है, ये किसी और कंपनी में चला जाता है, तो दूसरा कोई बंदा आएगा तो उसको नेटवर्क को समझने में डॉक्यूमेंट के थ्रू बहुत ज्यादा आसानी होगी। उसको पता होगा डॉक्यूमेंट के थ्रू कि अच्छा ये लिंक यहां जा रहा है, ये लिंक ऐसे काम कर रहा है, यहाँ पे इतनी लेटेंसी होनी चाहिए, यहाँ पे इतनी लेटेंसी होनी चाहिए, यहाँ पे कम होनी चाहिए, यहाँ पे ज्यादा होनी चाहिए। उसको सारी चीज इस डॉक्यूमेंट के थ्रू ही मिलेगी। अगर ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं होगा तो ही प्रोबब्ली एंड अप स्पेंडिंग months and months just exploring the network। वो नेटवर्क को एक्सप्लोर करने में महीने से महीने, दिन, महीने कितना टाइम लगा सकता है कि उसे सिर्फ नेटवर्क को समझने में टाइम लगे, उसे उसे पूरी समझ आए कि ये नेटवर्क काम कैसा कर रहा है। और जब तक आपको एक किसी भी एंटरप्राइज के नेटवर्क की समझ नहीं है आप उस नेटवर्क पे काम नहीं कर सकते। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है किसी भी अननोन नेटवर्क पे काम करना। तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन मैं इस पे और ज्यादा एम्फसाइज नहीं कर सकता, जितना एम्फसाइज करूं उतना कम है कि नेटवर्क वर्ल्ड में डॉक्यूमेंटेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट टूल। इसे एक टूल की तरह लें आप, जिस तरह आप अपनी डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं, आप अपनी नेटवर्क की लैब्स के लिए GNS3 यूज करते हैं, नेटवर्क की लैब्स के लिए आप हार्डवेयर यूज करते हैं, उनके बगैर आप अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इसी तरह रियल वर्ल्ड में आप डॉक्यूमेंटेशन, नेटवर्क की डॉक्यूमेंटेशन के बगैर आप रियल वर्ल्ड के नेटवर्क को समझ नहीं सकते, उसके रिलेटेड इश्यूज को समझ नहीं सकते। वेल आई शुडंट से समझ नहीं सकते, समझ सकते हैं लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड है। तो ये तो स्टोरी होगी हमारी बॉब की और बिल की, एंड आई रियली होप कि हम यहाँ पे ज्यादा बिल क्रिएट करने जा रहे हैं ना कि बॉब। आप में से अगर किसी का नाम ये है तो नो ऑफेंस, हमने ये सिर्फ एक रेंडमली चूज किए गए नाम है, एक सिर्फ आपको समझाने के लिए ये बात की है। तो डॉक्यूमेंटेशन की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा है। अब डॉक्यूमेंटेशन, व्हाट डू आई मीन बाय डॉक्यूमेंटेशन? अब डॉक्यूमेंटेशन, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूं। डॉक्यूमेंट आपको मैं दिखाता हूं एक। तो ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है फॉर iOS अपग्रेड प्रोजेक्ट। लेट्स से आपके मैनेजर ने आपको कहा है कि भी हमारी कंपनी में जितने भी हमारे पास राउटर लगे हैं और स्विचेस लगे हैं, जो भी नेटवर्क डिवाइसेस लगी हैं, उनके आपने देखने हैं कि भी iOS सारे अपग्रेड हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो आपने उनके सारे iOS को अपग्रेड करना है। तो आपने सबसे पहले तो क्या करना है कि आपने उन स्टेजेस को डॉक्यूमेंट करना है कि एक iOS अपग्रेड करने के जो फेज होता है उसके अंदर कौन कौन से फेजेस कौन कौन से हैं, उसको आप फेजेस में डिस्क्राइब करके उसकी एक पूरी एक इस तरह की शीट बना के, उसमें आपको फायदा क्या होगा कि जब भी आप किसी भी डिवाइस का iOS अपग्रेड करोगे आप किसी भी स्टेप को मिस नहीं करोगे। सो लेट्स से हम यहाँ पे कहते हैं कि जी हमारा ये है, लेट्स से जी टास्क नंबर 1 है और डिस्क्रिप्शन देते हैं लेट्स से कि सबसे पहले हमने क्या करना है कि डाउनलोड द रिक्वायर्ड iOS। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि भी जो रिक्वायर्ड iOS है उसको डाउनलोड करना है। अब रिक्वायर्ड iOS को डाउनलोड करने के लिए फिर हम असाइन कर देते हैं कि भाई वो जो iOS को डाउनलोड करना है वो किसने करना है, वो क्या नेटवर्क इंजीनियर जो भी iOS अपग्रेड करेगा क्या वो करेगा या कि वो किसी डिपार्टमेंट की तरफ से आएगा। नॉर्मली कंपनीज में क्या होता है कि एक FTP सर्वर में ऑलरेडी
हमारे जितने भी अप्रूव्ड iOSs होते हैं वो FTP सर्वर के अंदर पड़े होते हैं। तो आप डायरेक्ट राउटर या स्विच जो भी होगा आपके पास, जो भी डिवाइस होगी, डायरेक्ट आप FTP सर्वर से कॉपी कर लेते हो उस राउटर या स्विच के अंदर, तो आप उसको फिर वहां से iOS को अपग्रेड कर सकते हो। बट लेट्स से हम कहते हैं कि नहीं, हमने डायरेक्ट डाउनलोड करना है सिस्को से या FTP से या जो भी हमारे पास रिक्वायर्ड ऑप्शन अवेलेबल है। मैं कहता हूं इसकी जो असाइंड है वो माई सेल्फ, कि वो मैंने ही डाउनलोड करना है, अपना ही नाम दे देता हूं। मैं कहता हूं स्टेटस, स्टेटस के भी ये मैंने ऑलरेडी काम कर लिया है, ये काम हो गया मेरा। नोट्स, इसके लिए मुझे कोई ऐसा नोट्स की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको खाली छोड़ देता हूं। फिर मैं कहता हूं इसका जो दूसरा टास्क है वो है कन्फिगरिंग द बूट सीक्वेंस। तो बूट सीक्वेंस को कॉन्फ़िगर करना है कि भी राउटर या स्विच को बताना है कि भी तुमने अपने अगले बूट में ये वाला iOS उठाना है। अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है उस हार्डवेयर के लिए, अगर नहीं है तो आई मीन वी कैन लीव दैट स्टेप। बट दिस इज, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको सिर्फ बताने के लिए कि एक प्रोजेक्ट शीट, एक इम्प्लीमेंटेशन, एक प्लानिंग किसी भी नेटवर्क के अंदर कितनी ज्यादा जरूरी है। तो कॉन्फ़िगरिंग द बूट सीक्वेंस, ये भी मैं कहता हूं कि भी असाइन टू माई सेल्फ, और ये अभी स्टेटस इसका मैं एम्प्टी छोड़ देता हूं कि भाई ये अभी नहीं हुआ। फिर उसके बाद टास्क नंबर 3 जो है वो है मेरे पास रीबूट ऑफ द राउटर। असाइंड टू माई सेल्फ, स्टेटस को भी मैं एम्प्टी छोड़ देता हूं, जब मैं रीबूट करूंगा तब मैं इसको डन कर दूंगा स्टेटस को। और फोर्थ नंबर पे वेरीफाई MD5। जो चीज नहीं समझ आ रही, MD5 बूट सीक्वेंस, डोंट वरी अबाउट इट, हम इन चीजों पे एक सेपरेट डिस्कशन करेंगे, तो आने वाले लेक्चर्स में इन चीजों की डिस्कस होगी। सो डोंट वरी कि आपको ये नहीं पता कि भाई वेरीफाई क्यों कर रहे हैं, MD5 बूट सीक्वेंस क्या है, हम अपने आगे वाले लेक्चर्स में अब इन चीजों पे एक डिस्कशन करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। तो ये भी मैं असाइन कर रहा हूं उस्मान साहब को, और स्टेटस इसका भी मैं फिलहाल वैसे ही छोड़ देता हूं, और नोट्स में लिख देता हूं कि वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे कि ये स्टेप जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब मैं क्या करूंगा कि मैंने सबसे पहले काम कर लिया, डाउनलोड द रिक्वायर्ड iOS, वो मैंने कर लिया, मैंने इसे डन कर दिया। कॉन्फ़िगरिंग द बूट सीक्वेंस, जो ही मैं बूट सीक्वेंस कॉन्फ़िगर करूंगा तो मैं यहां पे भी डन कर दूंगा। फिर उसके बाद रीबूटिंग ऑफ राउटर, जो ही मैं राउटर को रीबूट करूंगा तो मैं उसको भी इस स्टेप को डन कर दूंगा। और लास्ट में जब मैं वेरीफाई MD5 करूंगा तो मैं इस स्टेप पे भी डन कर दूंगा, और इस पूरी रिपोर्ट को मैं यहाँ पे डिवाइस का नाम लिख के, इसके डिवाइस के नाम के साथ जो भी हमारी कंपनी में स्पेसिफिक फोल्डर या जो भी होगा मैं वहां पे इसे सेव कर दूंगा। अब इससे दो फायदे हो रहे हैं। एक फायदा तो ये हो रहा है कि आप जिस भी डिवाइस का iOS अपग्रेड करोगे, आप ये 4 चीजें लाजमी करोगे, क्योंकि आप भूलोगे नहीं। ऐसा नहीं होगा कि आपने iOS डाउनलोड किया और बगैर कॉन्फ़िगर किए हुए बूट सीक्वेंस आपने राउटर को रीबूट कर दिया, तो पता चला कि राउटर रीबूट होने के बाद वो दोबारा ओल्ड वाला iOS ही ले रहा है, क्योंकि आपने वो डिलीट नहीं किया पुराना। अब डेफिनेटली यहाँ पे हमने सारे स्टेप्स मेंशन नहीं किए, मतलब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप और भी हम इंक्लूड कर सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो भी कि फ्लैश को चेक करना, फ्लैश में इतनी मेमोरी है भी कि वो इस iOS के उसमें इतनी स्पेस है कि वो इस iOS को होल्ड कर सके या नहीं, अगर नहीं है तो फ्लैश को डिलीट करना। तो अगेन जितनी डिटेल में रिपोर्ट आप बनाएंगे वो ज्यादा बेहतर है। इतनी डिटेल में नहीं बनानी कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि भाई टाइप दिस कमांड टू डू दैट, इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। सिर्फ मेन स्टेप्स आपने लिखने हैं कि भाई कौन से स्टेप आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर हर डिवाइस के ऊपर करने जरूरी हैं। तो सबसे पहला फायदा तो हमने ये डिस्कस किया कि आप जब भी किसी डिवाइस के ऊपर iOS अपग्रेड करेंगे तो आप इनमें से कोई भी स्टेप भूलेंगे नहीं। दूसरा इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फायदा वो ये है कि
दूसरा एक और जो नेटवर्क इंजीनियर जो आपकी जगह आएगा, कल को इस डिवाइस पे कोई मसला होता है, कोई इशू होता है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन में जाके वो सिंपली इसमें देख सकता है कि भी आपने जब iOS अपग्रेड किया था तो आपने सारे स्टेप्स फॉलो किए थे। अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं अवेलेबल होता उसके पास, तो उसे नहीं पता कि भी जब आपने iOS अपग्रेड किया था तो क्या आपने राउटर को रिबूट किया था, क्या आपने MD5 को वेरीफाई किया था या नहीं, तो उसे इन चीजों का आइडिया नहीं होगा। तो दिस इज जस्ट टू गिव यू एन इनसाइट के डॉक्यूमेंटेशन की अहमियत हमारे पास नेटवर्क के अंदर बहुत बहुत ज्यादा है। इसलिए आप जो भी काम नेटवर्क पे करें, जो भी इश्यू डील करें या जो भी आप नई इंप्लीमेंटेशन करें, जो भी प्लानिंग करें, उसकी डॉक्यूमेंटेशन का होना बहुत बहुत जरूरी है। उसके बाद नेटवर्क जब हम डिजाइन करते हैं तो नेटवर्क डिजाइन के अंदर हम डिफरेंट फेजेस के थ्रू गुजरते हैं। नेटवर्क ऐसे ही डिजाइन नहीं हो जाता कि भाई कस्टमर ने फोन किया, कस्टमर ने कहा भाई मुझे मेरे पास 6 साइट्स हैं और मैंने इस साइट को ऐसे कनेक्ट करना है दूसरी साइट से और बाद 2-3 दिन में नेटवर्क बन जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक प्रॉपर फेजेस से गुजर के, एक प्रॉपर प्लानिंग से गुजर के, एक काफी एक्सटेंसिव फेजेस से गुजर के ये पूरा नेटवर्क डिजाइन होता है और उसे फिर इंप्लीमेंट किया जाता है। सिस्को ने एक लाइफ साइकिल दिया हुआ है नेटवर्क डिजाइन फेज का, और उस लाइफ साइकिल को उन्होंने नाम दिया है PPDIOO। PPDIOO stands for prepare, plan, design, implement, operate and optimize। अब PPDIOO को मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में अपने CCDA के लेक्चर नंबर 3 और 4, 2 लेक्चर्स के अंदर सिर्फ हमने डिस्कस ही ये किया है टॉपिक PPDIOO के। इसके हर फेज पे हमने बहुत ज्यादा डिटेल से बात की है। नो ऑब्वियसली ये हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो CCNP रूट की कर रहे हैं, तो हम इसके अंदर PPDIOO को बहुत ज्यादा उस पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे, उस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन उसके जनरल स्टेप्स आपको मैं जरूर दिखाऊंगा, लेकिन आई वुड रिकमेंड यू कि आप CCDA के लेक्चर नंबर 3 और 4 को जरूर देखें PPDIOO के पूरे प्रोसेस को समझने के लिए, क्योंकि वहां पे पूरे 2 लेक्चर्स हमने सिर्फ इसी प्रोसेस के ऊपर हमने स्पेंड किया था टाइम टू एक्सप्लेन यू दिस होल प्रोसेस। तो फिलहाल इधर देखते हैं कि हम इस फेज को PPDIOO के पूरे फेज को, इनमें जो डिफरेंट फेजेस हैं वो कौन कौन से हैं और उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले है तो हमारे पास जी प्रिपेयर फेज। अब व्हाट इज प्रिपेयर फेज? प्रिपेयर फेज में क्या होता है कि आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, जो भी एक एंटरप्राइज होगी, उसके मैनेजर्स के साथ, उसके IT स्टाफ के साथ, उसके डिफरेंट स्टाफ के साथ आप मीटिंग्स करते हैं। आप देखते हैं कि उसके ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिकली वो चाहते क्या है। हो सकता है कि जी वो चाहते हैं कि वे उनकी इस वक्त जो इंटरनेट ब्रेकआउट है, कि ये लत से क्लाउड है और इस वक्त उनके पास ये एक फायरवॉल पड़ी हुई है, ये फायरवॉल उनके पास पड़ी हुई है और यहाँ ये इंटरनेट ब्रेकआउट के नाम से, इंटरनेट ब्रेकआउट जिनको नहीं पता वो दैट मीन्स के उस कंपनी की जो भी ट्रैफिक, उस ऑर्गेनाइजेशन की जो भी ट्रैफिक, लेट्स से ये एक साइट है, साइट ए, और ये एक दूसरी साइट है, साइट बी, और ये तीसरी साइट है, साइट सी। या मेनली ये जो होता है वो डेटा सेंटर होता है, तो मैं इसे कहता हूं DC। ये कनेक्टेड है क्लाउड से। तो इंटरनेट ब्रेकआउट का मतलब ये है कि जब भी साइट ने इंटरनेट पे जाना है तो ये सबसे पहले अपनी इस साइट पे डेटा सेंटर पे जाएगा, फायरवॉल को देखेगा, फायरवॉल उस अपनी पॉलिसीज के थ्रू इस ट्रैफिक को फिल्टर करेगी। तो ये इधर से गया, यहाँ फायरवॉल ने उसे फिल्टर किया, मॉनिटर किया, देखा कि भाई क्या चीज अलाउ करनी है इंटरनेट पे, कौन सी चीज नहीं करनी,
और फिर उसने यहाँ पे इसे इंटरनेट पे भेज दिया। अब इंटरनेट पे कैसे काम करता है, क्या चीजें होती हैं, लीव दैट डिस्कशन फॉर नाउ। हम अपने लेटर अपने लेक्चर्स में देखेंगे कि इंटरनेट का डिजाइन कैसे काम करता है, इंटरनेट एज अ होल कैसे काम करता है। आई विल डेफिनेटली शो यू दैट। तो फिलहाल तो हम अपने प्रिपेयर फेज पे आते हैं कि हमने जो भी अपना रिक्वायरमेंट थी ऑर्गेनाइजेशन की, वो हमने पूरी नोट डाउन की। हमने देखा कि अच्छा, कस्टमर को ये एक इंटरनेट की जगह उसको 2 इंटरनेट ब्रेकआउट्स चाहिए। क्यों चाहिए वो हमने देखा। हमने डिफरेंट स्टाफ मेंबर से बात की। हमने देखा उनके एग्जिस्टिंग नेटवर्क को देखा कि भाई वो अभी कैसा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उस पे एप्लीकेशंस कौन सी यूज हो रही हैं, वो एप्लीकेशन कैसे परफॉर्म कर रही हैं, क्या एप्लीकेशन में भी कोई चेंजिंग हो रही है या नहीं हो रही। तो ये सारी चीजें हमने प्रिपेयर फेज में, हमारी बहुत सारी मीटिंग्स हुई हायर मैनेजमेंट के साथ, तो हमने उनमें ये बहुत सारे डिसीजंस लिए और एक हाई लेवल आर्किटेक्चर, एक हाई लेवल, एक जनरल सा डिजाइन बना के कस्टमर को बताया कि अच्छा आपको ये रिक्वायर्ड है बेसिकली। कस्टमर ने कहा, सब फाइनलाइज हुआ, उसकी फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन हुई। कस्टमर ने कहा कि भी मैं $50,000 से ज्यादा इस पूरे प्रोजेक्ट पे नहीं लगा सकता, मेरी जो मैक्सिमम है, लिमिट मेरी 50,000 है, बट मैक्सिमम अगर मुझे जाना पड़ा तो मैं $55,000 तक चला जाऊंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा। तो हमें वो चीजें भी ध्यान में रखनी है कि भाई फाइनेंशियली भी कस्टमर को बर्डन ना हो और उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो। तो ये हमारा है प्रिपेयर फेज। उसके बाद आता है सबसे लेंथी फेज, इज अ प्लान फेज। अब प्लान फेज में लॉट ऑफ थिंग्स हैपन। प्लान फेज में मेनली जो 3 चीजें होती हैं वो है, सबसे पहली है आइडेंटिफाई कस्टमर रिक्वायरमेंट, जो कि हम कुछ हवाले तक हम प्रिपेयर फेज में कर चुके होते हैं, लेकिन प्लान में हमें एक एक डिटेल चाहिए। अच्छा, अगर कस्टमर को 2 इंटरनेट ब्रेकअप चाहिए, कौन सी साइट्स में चाहिए, कौन सी फायरवॉल्स लगेंगी, वहां ऑलरेडी जो फायरवॉल लगी है वो कौन सी है, क्या वो फायरवॉल्स अमाउंट ऑफ लोड झेल पाएंगी, अमाउंट ऑफ ट्रैफिक को झेल पाएंगी, कौन सा लिंक चाहिए। तो बहुत ज्यादा डिटेल में उसकी जाना पड़ता है। उसके बाद फिर हमें सेकंड जो चीज प्लान फेज में आती है वो है गैदरिंग इंफॉर्मेशन। अब गैदरिंग इंफॉर्मेशन में देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि इसके अंदर आती हैं, लाइक लेट्स पुट इट डाउन हियर, लाइक लेट्स से साइट नेम्स कौन कौन से हैं, साइट्स के नाम कौन कौन से हैं, उनके एड्रेसेस क्या हैं, लोकल कॉन्टेक्ट्स कौन कौन से हैं, किसको कॉल करनी है मुझे, अगर मुझे कोई फाइनेंशियल इशू है, या मुझे एक बिल ऑथराइज कराना है, या मुझे एक चेक ऑथराइज कराना है, मुझे एक डिवाइस नहीं लेनी है, तो मैं किसकी तरफ जाऊंगा, कौन, हु इज द लोकल कॉन्टेक्ट्स, साइट्स के अंदर लोकल कॉन्टेक्ट्स कौन से हैं, और मैनेजेरियल लेवल पे मैनेजेरियल लेवल पे कॉन्टेक्ट्स कौन से हैं। तो ये सारी डिटेल हमें चाहिए यहाँ पे। उसके बाद आवर्स ऑफ ऑपरेशंस ऑफ साइट, एनी सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, कोई सेफ्टी रिक्वायरमेंट तो नहीं है साइट के ऊपर जाने के लिए, जो भी इंजीनियर, जो भी फील्ड इंजीनियर भेजेंगे हम, तो क्या उसको कोई स्पेशल सेफ्टी रिक्वायरमेंट तो नहीं चाहिए। इक्विपमेंट एंड कैबिनेट्स, ऑलरेडी वहां पे कौन कौन सा इक्विपमेंट है साइट के अंदर, कौन कौन से कैबिनेट्स लगे हैं, उन कैबिनेट्स के अंदर कितनी जगह खाली है अभी। सो लेट्स से एक कस्टमर है, उसके उसके पास हमने डेटा सेंटर के अंदर 4 डिवाइसें लगानी है, पता चले हमने फील्ड इंजीनियर भेजा है, प्लानिंग पूरी तरह की नहीं, वहां पे रैक एक लगा है, लेट्स से 12 यू का रैक लगा है, जस्ट कंसिडर दैट कि ये 12 यू का रैक है, तो वहां 12 यू का रैक, उसमें सिर्फ 2 जगह खाली हैं, डिवाइसें आपने 4 लगानी है, अब आप कह रहे हैं कि जी वो आप बाकी डिवाइसों का क्या करें। तो वो भी हमें डिटेल चाहिए कि कितना इक्विपमेंट लगा है, कितने कैबिनेट्स हैं, कितने रैक्स हैं, कितनी जगह खाली है, कितनी कितनी बड़ी डिवाइस के लिए जगह खाली है। फिर ये तो हो गया, हमें डिटेल जो चाहिए वो चाहिए साइट्स के लिए। फिर उसके अलावा हमें जो डिटेल चाहिए वो चाहिए
नेटवर्क की डिटेल्स, सो एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेसिंग प्लान चाहिए हमें, फिर हमें यह जानना है कि एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी डिजाइन क्या है इस वक्त, एग्जिस्टिंग लेयर 3 डिजाइन क्या है, एग्जिस्टिंग लेयर 2 डिजाइन क्या है। आपने जो भी चेंजिंग करनी है वो एग्जिस्टिंग डिजाइन में करनी है, आपने सारा नेटवर्क रिप ऑफ करके सारी चीजें नई नहीं लगानी है, आपने एग्जिस्टिंग डिजाइन में ही तब्दीली करके और कस्टमर को वो पूरा सोल्यूशन आपने देना है ताकि कस्टमर इफेक्ट बहुत कम हो, उसका उसका जो भी ऑपरेटिंग आवर्स हैं, उसके जो भी साइट्स उसकी काम कर रही हैं, उन पे बहुत कम कम से कम उस पे इफेक्ट होना चाहिए हमारी इस चेंज की वजह से। फिर इस वक्त उनके पास वैन का सोल्यूशन क्या है, वो क्या यूज कर रहे हैं, कौन सा सर्विस प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर जो यूज कर रहे हैं क्या वो एमपीएलएस यूज कर रहा है, फ्रेम रिले यूज कर रहा है या एटीएम यूज कर रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स कौन से यूज हो रहे हैं। समराइजेशन क्या हो रही है, कौन से जो डेटा सेंटर पे समराइजेशन हम कर रहे हैं आईपी एड्रेसेस की, कौन से आईपी एड्रेस कौन से सबनेट्स में समराइज हो रहे हैं, तो हमें वो डिटेल भी चाहिए। और हमें केबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए कि करंट जो उस कंपनी का केबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या है साइट्स के अंदर। तो उसकी रीजन ये है कि हम वहां पे वो स्विचेस नहीं भेजना चाह रहे जिनमें ऑप्टिकल केबल लगी और पता चले कस्टमर के पास ऑप्टिकल केबल कहीं भी पूरी बिल्डिंग में नहीं है, तो कस्टमर स्पेंड नहीं करेगा ज्यादा मनी के भी वो पूरी बिल्डिंग में जो है वो ऑप्टिकल कनेक्शन देता फिर है। तो वो भी हमें देखना है कि भाई केबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्या एनफ ईथरनेट पोर्ट्स अवेलेबल हैं, क्या हमें नए स्विचेस रिक्वायर्ड हैं, क्या एनफ पैच पैनल्स के अंदर जो ईथरनेट जैक्स हैं वो अवेलेबल हैं, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जो भी अमाउंट हमें चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें हम प्लान फेज के अंदर कर रहे हैं। अभी भी हमारा एक स्टेप प्लान फेज में रहता है जो कि है नेटवर्क ऑडिट। तो नेटवर्क के अंदर कौन सी ट्रैफिक जा रही है, कौन सी ट्रैफिक कितनी बैंडविड्थ यूटिलाइज कर रही है, कौन सी ट्रैफिक किस साइट की तरफ जा रही है, डेटा सेंटर के अंदर क्या हो रहा है, डेटा सेंटर कितनी साइट्स को हैंडल कर रहा है, कितना लोड हैंडल कर रहा है, सर्वर उसके अंदर कौन कौन से हैं, मच मोर डिटेल जो हमें प्लान फेज के अंदर चाहिए। अगेन इसकी पूरी समराइजेशन, पूरी की पूरी इसकी डिटेल अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में चाहिए तो अगेन सीसीडीए के लेक्चर 3 और 4 की तरफ मैं आपको भेजूंगा कि आप वो देखें, उसमें ये प्रोसेसेस हमने बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस की। उसके बाद तीसरा फेज है हमारे पास डिजाइन फेज। अब हमारे पास ये सारी चीजें आ गई, हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई, नेटवर्क इंफॉर्मेशन गैदरिंग होगी, नेटवर्क ऑडिट कर लिया, हमारे पास एक वो डायग्राम्स आ गई, हाई लेवल डायग्राम। अब हमने जाना है लो लेवल डायग्राम, समथिंग कॉल्ड लो लेवल डायग्राम। लो लेवल डायग्राम क्या होती है कि आपने बहुत ही नजदीक से दिखाना है कि भाई हो क्या रहा है, कि भाई कौन से स्विच में, कौन सी पोर्ट के अंदर कौन सी डिवाइस कनेक्ट हो रही है, कौन सी स्विच की कौन सी पोर्ट के अंदर कौन सी कॉन्फ़िगरेशन जाएगी। ये एक लो लेवल डिजाइन का पार्ट है सारा। तो उसमें डिजाइन रिक्वायरमेंट आएंगी, जो भी आपने डिजाइन एक आपने कंप्लीट किया, जो भी आपकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी आप डिजाइन को जो भी आपने सोल्यूशन बनाया। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इज डिजाइन डॉक्यूमेंट। आपने एक डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाना है जिसमें वो सारा डिजाइन, उनका एग्जिस्टिंग डिजाइन, उनकी रिक्वायरमेंट्स, क्यों हम ये डिजाइन दे रहे हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट डिटेल, उनके जितनी भी डिटेल हमने अभी तक गैदर की वो हमने डिजाइन डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करनी है। उसके बाद प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी जाएगा डिजाइन के अंदर कि हमने जो भी सोल्यूशन कस्टमर को पेश किया है, जो भी हम कस्टमर को सोल्यूशन दे रहे हैं वो हम ऑलरेडी अपनी लैब में टेस्ट कर चुके हैं।
वो वर्किंग सोल्यूशन है। ऐसा नहीं है कि हमने सोल्यूशन दे दिया और पता चले कस्टमर ने जब प्लग की सारी चीजें और कोई भी चीज काम नहीं कर रही। तो वो सोल्यूशन प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के साथ कि भाई जब हमने लैब में किया तो हमें ये रिजल्ट मिला, हमने जब ये कॉन्फ़िगरेशन की तो ये रिजल्ट मिला, कोई इशू नहीं हुआ, अगर कोई इशू हुआ तो वो सारा कुछ उस पूरे डिजाइन डॉक्यूमेंट के अंदर ही जाएगा। एक्चुअली ये डिजाइन डॉक्यूमेंट सबसे पहले होना चाहिए। तो डिजाइन डॉक्यूमेंट के अंदर डिजाइन की रिक्वायरमेंट आएंगी, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आएगा और बाकी सारी चीजें आएंगी। बट एंड फाइनली उसका इम्प्लीमेंटेशन का प्लान क्या है, कैसे कौन सी साइट पहले इंप्लीमेंट करनी है, उसकी कॉन्फ़िग कौन सी साइट की पहले कॉन्फ़िग तैयार होगी। डेटा सेंटर ऑब्वियसली हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो डेटा सेंटर के अंदर सबसे पहले हम जाएंगे और डेटा सेंटर के अंदर कॉन्फ़िग करेंगे, डेटा सेंटर के अंदर नई डिवाइसेस को इंप्लीमेंट करेंगे, नए लिंक्स को इंप्लीमेंट करेंगे। डेटा सेंटर की तरफ हम पहले ध्यान देंगे, उसको पहले देखेंगे और फिर उसके बाद डिफरेंट साइट्स को देखेंगे। और फिर जब भी हम साइट्स लगा रहे होंगे देखेंगे कि भाई कोई इशू तो नहीं आ रहा, डेटा सेंटर जो है वो ज्यादा कंजेस्टेड तो नहीं हो रहा, उसका लिंक उसमें कोई लेटेंसी तो नहीं आ रही, डिले तो नहीं आ रहा। तो वो पूरा इंप्लीमेंटेशन प्लान भी हम उस डिजाइन डॉक्यूमेंट के अंदर सारा डॉक्यूमेंट करेंगे। तो ये तो हो गया हमारे पहले 3 फेजेस अपने PPDIOO फेज के। उसके बाद है जो फेज हमारे पास है वो है इंप्लीमेंटेशन फेज। अब इंप्लीमेंटेशन फेज में क्या है कि आपने जो भी इंप्लीमेंटेशन करनी है उसकी सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। आपके पास iOS के वर्जन्स होने चाहिए, आप कौन कौन से iOS यूज कर रहे हैं, किस डिवाइस में कौन सा iOS यूज कर रहे हैं, रूटर्स के अंदर कौन सा iOS यूज होगा, स्विचेस के अंदर कौन सा iOS यूज होगा, ASAs के अंदर कौन सा iOS यूज होगा, डिफरेंट IPS के अंदर कौन सा क्या यूज होगा। तो वो जितना भी आपके पास रिक्वायरमेंट है वो आपके पास iOS सारे अवेलेबल होने चाहिए और सारे जो iOS के वर्जन्स नंबर्स वो सारे आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। उसके बाद आपकी सारी कॉन्फ़िग तो वो तैयार होनी चाहिए, कौन से साइट में कौन सी कॉन्फ़िग जाएगी वो सारी कॉन्फ़िगरेशन आपने बना के वो डॉक्यूमेंट करनी है। उसके बाद इंप्लीमेंटेशन फेज में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ वेरिफिकेशन एंड टेस्टिंग। फील्ड इंजीनियर गया साइट के ऊपर, उसने ASA लगा दी। अब ASA लगा तो दी पर उसे वेरीफाई भी तो करना है कि वो प्रॉपर काम कर रही है एज एक्सपेक्टेड। जो ट्रैफिक ASA को कहा है ब्लॉक करने को, क्या वो कर रही है या नहीं कर रही। जो ट्रैफिक उसको कहा है कि भाई इसको अलाउ करो, क्या वो उसको अलाउ कर रही है। क्या बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा, क्या ASA कोई डिफरेंट एप्लीकेशन को तो नहीं ब्लॉक कर रही हमारी किसी गलत कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो सारी वेरिफिकेशन होती है, फिर टेस्टिंग होती है और फिर उसके बाद जब सब कुछ कंप्लीट हो जाता है तो आपकी पूरी की पूरी ये डिजाइन एक इम्प्लीमेंटेशन किसी भी नई साइट की, एग्जिस्टिंग साइट की, वो डिलीवर्ड होती है कस्टमर को। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑन द इम्प्लीमेंटेशन इज अ रोल बैक प्लान। अब यार ये क्या रोल बैक प्लान क्यों भाई, फील्ड इंजीनियर को आपने भेज दिया, उसने यहाँ लिंक लगाया लैन की तरफ, यहाँ लिंक लगाया वैन की तरफ, फायरवॉल लगा दी उसने, ये लिंक रूटर को जा रहा है, ये लिंक स्विच को जा रहा है और पता चला उनका जो 10 साइटें हैं वो इंटरनेट को एक्सेस ही नहीं कर पा रही। आपने ट्रबल शूट करने की कोशिश की, देखा क्या इशू है, नहीं समझ आया, कस्टमर विल नॉट बी हैप्पी। आपका रोल बैक प्लान क्या होगा कि इस फायरवॉल को उतार के पुरानी फायरवॉल लगा दो ताकि कस्टमर पुराना अपने वापस चला जाए। आप ये फायरवॉल वापस लेके आओ, इसे दोबारा लैब में टेस्ट करो, दोबारा कॉन्फ़िग बनाओ, दोबारा अपनी कॉन्फ़िग को टेस्ट करो और फिर देखो कि उसमें क्या गलती थी, उस गलती को रेक्टिफाई करो और फिर उस नई साइट के को डिलीवर करो और उस डिलीवरी के बाद उसकी दोबारा से वेरिफिकेशन और टेस्टिंग करो। अगर वो कंप्लीट हो जाती है तो वो साइट उसको मिल जाएगी, उसके वो आपकी पूरा जो फेज है डिजाइन का वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने डिजाइन फेज कंप्लीट कर दिया, इंप्लीमेंटेशन कंप्लीट कर दी, अब आपका काम एक ही है कि भी उसकी मैनेजमेंट करना, उसकी मॉनिटरिंग करना। मैनेजमेंट इस हवाले से कि अगर लेट्स से कल को कोई नया iOS आ जाता है, नया iOS वर्जन आ जाता है तो यू मेक श्योर कि आप उसमें अपलोड करें, वो सारा के सारा वो टेस्ट करें, उसको वेरीफाई करें कि उस नए iOS की वजह से उस पर कोई प्रॉब्लम ना हो। मॉनिटरिंग इस लिहाज से कि अगर वो डिवाइस है आपके कंपनी के अंदर डिफरेंट मॉनिटरिंग सिस्टम लगे होंगे जो इस डिवाइस को मॉनिटर कर रहे होंगे। अगर फॉर एनी रीजन वो डिवाइस डाउन चली जाती है, उसका एक लिंक डाउन हो जाता है, उसमें कंजेशन आ जाती है, तो मॉनिटरिंग सिस्टम आपको बता देगा, तो फिर आप उसे फर्दर इन्वेस्टिगेट करें। तो दैट्स अ ऑपरेट फेज।
ऑप्टिमाइज में भी हम मेनली मॉनिटरिंग ही करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब आप ऑप्टिमाइज के थ्रू कोई मॉनिटरिंग में कोई अलार्म आया, कोई इशू आया, और ये साइट आज से कोई 10 दिन पहले डिलीवर की गई थी, और क्या हुआ कि वो आपके पास अलार्म आ गया कि भाई जो वैन लिंक है डिवाइस का वो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो गया है। तो अब क्या किया जाए? आपने उसे देखा, उसे इन्वेस्टिगेट किया, आपने डिजाइन देखा, आपने डॉक्यूमेंट्स देखे, आपने उसे प्रॉपर ट्रबल शूट करने की कोशिश की, एंड देन यू फाउंड आउट कि बहुत ज्यादा लोड है, आपने जो लिंक दिया है वो लोअर कैपेसिटी का दिया है। तो देन वो ऑप्टिमाइज फेज can lead you back to the prepare phase. Then you go back to the prepare phase. आपकी दोबारा मैनेजमेंट से मीटिंग हुई, आपने मैनेजमेंट को एक्सप्लेन किया कि भाई हमें लिंक जो है वो हाई कैपेसिटी वाला चाहिए, उसकी दोबारा आपने प्लानिंग की, दोबारा उसकी डिजाइनिंग की, इम्प्लीमेंटेशन की, ऑपरेट हुआ, ऑप्टिमाइज। तो ये पूरा साइकिल जो है ये इसी तरह चलता रहता है पूरा, ये दोबारा आप इसी तरह एक पूरे नेटवर्क के लाइफ साइकिल को मैनेज करते हो। एंड दैट इज इट जी। आज के लिए आई थिंक इतना काफी था। मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह हम अपना हर जितने भी हमारे लेक्चर हो वो 35-40 मिनट से ज्यादा एक्सीड ना करें, लेकिन कुछ लेक्चर ऐसे होंगे जिनमें हमें ये चीज करनी पड़ेगी कि हमें थोड़ा सा लंबा लेक्चर, शायद घंटे का लेक्चर करना पड़े, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपका कोई भी लेक्चर जो है वो एटलीस्ट 40 मिनट से ज्यादा ना जाए। तो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर अ लॉट। आई होप आपने इस लेक्चर से बहुत सी चीजें सीखी हो, लर्न की हो, और आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा मुझे। आप फीडबैक हमें डायरेक्ट फेसबुक पे उर्दू आईटी एकेडमी के फोरम पे दे सकते हैं, या मुझे आप डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं usman@urduitacademy.com पे। आई रियली विश यू बेस्ट ऑफ लक, एंड आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर, एंड दुआ में बहुत ज्यादा याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।